नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं सोनेट। बड़ा इंपॉर्टेंट सोनेट है और आपके सिलेबस का भी पार्ट है। सोनेट किसने लिखा है? तो लिखा है मिल्टन, जॉन मिल्टन का ये फेमस सोनेट है, जॉन मिल्टन। ठीक बात। चलिए तो हम बात करते हैं। अगर आपको जॉन मिल्टन पूरा नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब नजर आ जाएगा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन के एक बहुत अच्छे सोनेट की बात कर रहे हैं जिसका टाइटल है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, या शॉर्ट में बोलूं तो ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो 23 के साथ कुछ कनेक्शन है। अच्छा, जॉन मिल्टन के बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे क्योंकि उनके बारे में बताने को इतना कुछ है कि यहाँ मैं अगर बताऊंगा तो भी वो अधूरा ही रहेगा। 1608 1608 9 दिसंबर उनका जन्मदिन था जब उनका जन्म हुआ, और 1674 तक वो रहे इस दुनिया में। अब उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। पैराडाइज लॉस्ट का नाम आपने सुना होगा, वो भी हमारे लिटरेचर में बड़ा इम्पोर्टेंट एपिक है जो हम पढ़ते हैं। उसके अलावा पैराडाइज रिगेंड 1671। उसके अलावा भी आपने फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की तैयारी अगर पहले की है तो मैंने ही पढ़ाया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप लोगों को, और आपने जहां भी पढ़ा ऑन हिज ब्लाइंडनेस सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जिक्र जरूर मैं यहाँ पर करूंगा। मिल्टन के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। अच्छा, वो किस मूवमेंट से जुड़े थे या किस एज से जुड़े थे वो भी हम अलग से जब लिटरेरी मूवमेंट और लिटरेरी पीरियड और एजेस पढ़ते हैं वहां पर हम डिटेल में बात करते ही हैं कि कॉमनवेल्थ पीरियड आया था, ओलिवर क्रॉमवेल, और उससे पहले कैरोलाइन एज, जैकोबियन एज, और बाद में रिस्टोरेशन। वो अलग से डिटेल में हम बात कर लेंगे, वो बात अलग से हुई। जॉन मिल्टन की अलग से बात हुई। यहाँ हम पॉम की बात करते हैं, सोनेट की बात करते हैं। सोनेट के बारे में भी डिटेलिंग की जा सकती है। मतलब ये जो सोनेट पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत करने से पहले 15 मिनट मिल्टन के बारे में बोला जा सकता है, 15 मिनट उन मूवमेंट्स पीरियड्स के बारे में बोला जा सकता है, 15 मिनट अपने सोनेट के बारे में बोला जा सकता है, उसके पैटर्न के बारे में बोला जा सकता है। पर हम आते हैं अब सोनेट के ऊपर। तो सोनेट क्या होता है वो भी लगभग आपको पता है कि भाई 14 लाइन की पॉम होती है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मतलब 10 सिलेबल। पैटर्न पढ़ा होगा आपने। अच्छा, पेट्रोर्कन होता है जो मिल्टोनिक सोनेट का स्टाइल होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट, सेज्यूरा जो पोज आता है उसको बोलते हैं, 9th लाइन में वोल्टा आता है। यहाँ पर मिल्टोनिक सोनेट की बात करें, ये सब आगे पीछे हम बात करेंगे ही। चलिए, अब मैं इस सोनेट के बारे में बात करने से पहले, चूंकि मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पहले आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बात करता हूँ क्योंकि वैसा का वैसा सही कंसेप्ट है। एक किसी एज में लिखा गया, एक किसी एज में लिखा गया। जैसे मिल्टन 44 की एज में जब वो ब्लाइंड हो गए तो उन्होंने एक सोनेट लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उसमें भी लगभग ये कंसेप्ट का मतलब ये नहीं कि ये थीम थी। कंसेप्ट से मेरा मतलब है कि वो ऑक्टेव 8 लाइन में प्रॉब्लम और 6 लाइन में अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, और ईश्वर में उनकी बड़ी आस्था थी और ईश्वर हर समस्या का समाधान निकाल देगा, ऐसा उनका भी मानना था। हम सबका भी ऐसा ही मानना होता है। और जो सोनेट होता है उसका पैटर्न ही होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। 9th लाइन में टर्न आ जाएगा, वोल्टा आ जाएगा। वहां पर भी ऐसी बात थी, वो अलग एज में लिखा था उन्होंने, और ये बिल्कुल जवानी जब दस्तक दे रही थी 23 एज में, 1608 में जन्म हुआ और 23 साल के हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा हम गंभीर चिंतन कर सकते हैं कि 23वां साल होने पे लिखा, 23 साल के बाद लिखा। क्योंकि देखो, कह तो हम रहे हैं कि ऑन हिज 23rd बर्थडे, पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी आयु के 23 साल चुरा लिए गए, तो मतलब 23 साल पूरा होने के बाद ही लिखा गया, और ऐसा माना जाता है 1632 में लिखा गया और 1635 1645 में इसको पब्लिश कराया गया। तो 1645 1645। चलिए अब देखें, इसकी बात करता हूं। तो 8 लाइन में जो ऑक्टेव आएगा जहां पर किसका जिक्र होगा, प्रॉब्लम का, और फिर आपका आ जाएगा 6 लाइन का सेस्टेट जहां प्रॉब्लम से वो किस तरह बढ़ेंगे, समाधान की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मैं लाइन टू लाइन बात करता हूं। अच्छा, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है आपको इसमें देखने को मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोरिक एक्सप्रेशन कई जगह मिलेंगे, एल्यूजन्स भी हैं, तो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। एलिट्रेशन भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर राइम स्कीम की बात करें तो जैसे कि पेट्रोर्कन सोनेट की होती है, ऑक्टेव की हमेशा फिक्स ही होती है, एबीबीए एबीबीए। सेस्टेट की अलग अलग हो सकती है और यहाँ कुछ चेंजेस हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं लाइन टू लाइन समरी पे आ रहा हूँ। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यू, सटल, तो इसको हम पढ़ेंगे सटल।
अच्छा, ये जो हम ओल्ड इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं डू डज, उनको अलग तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज हैव, यहाँ पर हैज लिखा है। आर्केइक इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश। अब मैं लाइन के मतलब पे आता हूँ। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन हिज रिंग माय 320th ईयर। मतलब मिल्टन कहना चाह रहे हैं कि समय उनके 23 साल लेकर भाग गया, चुरा ले गया। जैसे हमारे जमाने में गीत था, कुछ कुछ था, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, तो यहाँ कोई परदेसी नहीं आया, परदेसी नहीं आया, समय आया, दिल नहीं ले गया, जीवन के 23 साल उड़ा कर ले गया। और कई लोगों को लगता है ना कि हमने यार 25 साल हो गए, कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, 40 में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया और इतना समय गुजर गया। ऐसा ही मिल्टन के साथ भी दिमाग में कुछ रहा होगा और कुछ वजह भी होगी, वजह के ऊपर भी जिक्र करेंगे। चलो, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ, यहाँ टाइम को पर्सोनिफाइड किया गया है, समय को पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट या जो निर्जीव चीज होती है उसको मानवीय स्तर प्रदान करते हैं, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। क्लियर? चलिए, द सटल थीफ ऑफ यूथ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है कि उसको चोर बताया गया है एक तरीके से, और वो अपने पंखों पर उड़ाकर ले गया 23 साल। किसके? मिल्टन के। तो मिल्टन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी ऐसे ही था, ध्यान रखना अगर आपने पढ़ी हो। जिन्होंने पहले पढ़ रखी वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसको थोड़ा सा अटैच कर दें और देखिए वो 44 में लिखा, तो ये 23 में लिखा है, ऐसा मान लें। माय हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। यहाँ फुल करियर एक स्पोर्टिंग टर्म है, जैसे कि घोड़ा घोड़ा होता है छलांगे मारता हुआ, आगे बढ़ता है, वैसे ही जो सटल थीफ था, जो समय था, वो छलांगे मारता हुआ जीवन के 23 साल लेकर उड़ गया। मतलब हमारे जीवन का समय गुजर जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से माय हेस्टिंग डेज, उनके जीवन की आयु, साल, दिन उड़ाकर ले गया। बट माय लेट स्प्रिंग, ये यूथ के लिए उन्होंने यूज किया है मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन। नो बड और ब्लूसम शुड, ये राइम जमाने के लिए यूज किया। अच्छा, ब्लड बर्ड और ब्लूसम बी भी आ रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं एलिट्रेशन के तौर पे, अगर ये आ जाए तो कली और फूल। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जीवन के 23 साल गुजर गए और उनकी थोड़ी पीड़ा होगी अंदर कि 23 साल में मैंने अभी तक कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया, न तो मेरे जीवन में कोई कली खिली, न कोई फूल ही खिला। मतलब उनको लगा होगा कि बहुत उनके अंदर प्रतिभा है, जो उनको अंदर से इंट्यूशन हुआ होगा, कोई ऐसी प्रतिभा है जिसके माध्यम से वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और परंतु अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं और 23 साल गुजर गए, तो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा विशेष लिखा भी नहीं। पैराडोइस लॉस्ट भी बहुत आगे जाकर लिखा था, तो इस एज में किसी को भी लग सकता है। तो 23 साल में उनको ये एहसास हुआ। चलिए, अब देखो ये शुरू की 4 लाइन हुई। हम जो ऑक्टेव होता है उसको भी 2 हिस्से कर सकते हैं, क्वार्टरन क्वार्टरन। ठीक है, क्वार्टरन क्वार्टरन और सेस्टेट को भी टर्सेट टर्सेट में 3-3 लाइन, और ये 4-4, तो 4-4-3-3, 4+4 8, 3-11, 3-14। चलिए अब देखें ये अगले जो 4 लाइन वाले हिस्से हैं। परहैप्स माय सेमलेंस, रिसेम्बलेंस शब्द सुना होगा। माई डिसीव, धोखा देना। मतलब देखो कई बार क्या होता है, हमारा अपीयरेंस धोखा देता है, हम बाहर कुछ और नजर आते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। तो उनका जो अपीयरेंस ऐसा लगता है, या आयु हो गई तो लगता है कि भाई तुम तो 23 साल के हो गए। कई बार हम लोगों को भी जवानी में, अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो तुम काम करो। और आप ये एडोलसेंस साइकोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तो एक जीवन का एज ऐसा एक हमारा टाइम स्पान होता है जब हम ना बच्चे रहते हैं ना बड़े रहते हैं। हम ना आगे बड़े होते हैं ना पीछे की तरफ जाने को तैयार होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अचीवमेंट हासिल कर लेनी चाहिए, लोगों को भी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, पर हम उन अपेक्षाओं पे कितना खरा होता है तो हम ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा द्वंद थोड़ा सा चलता है, वो इनके दिमाग में चल रहा है कि मेरी जो बाहरी अपीयरेंस है वो धोखा दे सकती है कि मैं मैनहुड की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल यंग हो चुका हूँ। बट इनवर्ड राइपनेस, डथ डस, ये डस और डू का जो मतलब बोल रहा हूँ ना, ओल्ड इंग्लिश, डस मच लेस अपियर। मतलब बाहर से तो मैं मेच्योर दिख रहा हूं, पर अंदर से अभी वो मेच्योरिटी आई नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा टास्क किया नहीं, ऐसा कोई अचीवमेंट, ऐसा कोई उपलब्धि हासिल की नहीं। तो वो बात हो रही है, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी मोर स्पीड एंड यूथ। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी बाहरी अपीयरेंस धोखा दे सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से वो अचीवमेंट मैंने हासिल नहीं की है, जो मुझे इस आयु में मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए, या जो मुझसे अपेक्षा रखते हैं उनके हिसाब से मुझे कर लेनी चाहिए। हाँ, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यहाँ पर देखो सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लकी लोग हो सकते हैं जिन्हों को मतलब वो सफलता हासिल करने में कामयाबी मिली हो या खामियाबी हासिल कर चुके हों, और ऐसे लोगों की वो बात कर रहे हैं। पर मेरे साथ वो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मिल्टन का मानना था।
तो गॉड गिफ्टेड रहे होंगे वो लोग, और उनका लक भी हो सकता है, हर एक का एक टाइम स्पान होता है लाइफ का, उन्होंने हासिल कर ली होगी। पर मिल्टन को ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैंने नहीं किया। तो ये ऑक्टेव की 8 लाइनें देख लीजिए, आपके सामने सट जाता हूँ, ये 8 लाइनें हैं। तो बात ये हो रही है कि समय चोरी करके ले गया, जीवन के 23 साल फटाफट से उड़ गए, छलांगे, जैसे घोड़ा छलांगे मारते हुए उड़ता है, स्पोर्टिंग टर्म है, और कोई अभी तक ऐसा कुछ अचीवमेंट हासिल हुआ नहीं, और बाहरी अपीयरेंस लग सकती है पर अंदर से अभी तक मैं पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि अगर परिपक्व होता तो उसकी निशानी ये होती कि मैंने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया है। चलें अब देखें, आगे की बात करते हैं। अब देखो सेस्टेट में वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी यही करता है, मिल्टन टर्न लेता है। जब सेस्टेट की बात आती है तो उसमें यह हो जाता सॉल्यूशन, और वो ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखते थे, और उनका मानना था कि सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर कर देगा, और ईश्वर ने सबके भले के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। तो ईश्वर ने सोच रखा है, ऐसा उनका मानना था। तो येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो, अब ज्यादा या कम हो सकता है वो हासिल करे जीवन में, आगे भविष्य में जल्दी हासिल करें, देरी से हासिल करें। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्ट टेस्ट मेजर्स, मेजर्स का मतलब मानक, स्ट्रिक्ट की सुपरलेटिव डिग्री हो गई स्ट्रिक्टेस्ट, मतलब जो मानक रहे होंगे। जब ईश्वर हमें कुछ प्रदान करेगा तो कुछ ऐसे मानक रहे होंगे जो सख्त मानक हो, शायद वो सख्त मानक हो जिनके अकॉर्डिंग मिल्टन सफलता प्राप्त करे, देर से करे, जल्दी करे, बड़ी सफलता हासिल करे, छोटी सफलता हासिल करे, पर कुछ तो मिल्टन के भाग्य में होगा, वो चाहे मीन हो चाहे हाई हो, मतलब कुछ तो अपनी जिंदगी के साथ अच्छा कर ही लेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा उन पे जरूर बरसेगी। और ईश्वर ने निश्चित तौर पर हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। अगर हमारे मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हर इच्छा में उस प्रभु की इच्छा समाहित होती है। तो यहाँ पर बात हुई टू दैट सम लॉट हाउएवर मीन और हाई टुवर्ड्स व्हिच टाइम लीड्स मी, और समय मुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां पर ईश्वरीय इच्छा होगी, विल ऑफ हेवन। तो समय मुझे अपने साथ ले जाएगा उस दिशा में जहां मुझे पहुंचना है। और मिल्टन को कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक प्रतिभा का एहसास होगा, उनके अंदर भी एहसास होगा कि भविष्य में वो कुछ बड़ी रचनाएं लिखने जा रहे हैं, जिसे 500-600 सालों हम आज तक पढ़ रहे हैं। आज हम 2025 में हैं तो आज तक पढ़ रहे हैं, और एक्सपेंशन तो आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। तो उसका इंट्यूशन उनको रहा होगा, और फिर उनको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उन्हें सही दिशा, सही मार्ग दिखाएगा। और ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट, और सब कुछ फिर अपने पे निर्भर करता है, देने वाला कभी कभी नहीं रखता। अब हमारी कोशिश में भी कुछ बात होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि वो मुझे सब कुछ देगा, इवन इन माय ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, वही वापस बात कर रहे हैं ईश्वर की। तो ईश्वर की नजरों में मेरे लिए कुछ ऐसी भावना होगी, ईश्वर का आशीष मुझ पे बरसेगा, ईश्वर की कृपा मुझ पे बरसेगी, और मेरे लिए भी जीवन में कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा होगा। वो आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, ज्यादा नहीं तो कम, पर किसी न किसी रूप में मुझे प्राप्त होगा, ऐसा मिल्टन का मानना था। ठीक बात। चलो अब एक बार इसको हटाते हैं। तो अब देखो आप मेटाफोर भी आपने देखा इसमें, आपने ये भी देखा, आपने एलिट्रेशन भी देखा, आपने अलग अलग जगह से रेफरेंसेस भी देखे, आपने पर्सोनिफिकेशन भी देखा, राइम स्कीम भी अगर आप देखें, ऑक्टेव सेस्टेट आपने देखा, प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन देखा, ईश्वर के प्रति उनका समर्पण देखा, ये देखा कि वह सकारात्मकता के साथ बात भली नकारात्मकता से शुरू करें पर समाप्ति उसकी सकारात्मकता के साथ करते हैं। अब पैटर्न भी देख लें, ये अगर ए है तो ये आपका बी होगा, और ईयर, हालांकि ईयर नहीं होता है, हम ईयर लिखते हैं, तो ईयर नहीं है ना, ईयर। और इसीलिए आप देखना ईयर के साथ ए आर्टिकल आता है। चलो ग्रामर में अलग से बात करेंगे। ए बी, बी यूथ का शीत के साथ ए बी बी ए। देखो राइम स्कीम के लिए हमको लास्ट का शब्द ही देखना होता है, पूरी लाइन तो नहीं देखनी होती है। ये इतना 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 से काम चल जाएगा, ठीक है। और ऑक्टेव की तो राइम स्कीम यही होती है, ए बी बी है, ए बी बी है। अब इसकी बात करें, यहाँ पर थोड़ा राइम स्कीम आमतौर पे सेस्टेट की सी डी होती है। यहाँ पर राइम देखिए क्या है, चेक करें, सी डी ई। अब इवन का हेवन के साथ है तो ये डी, फिर सो स्लो ये आपका सी, और ये वापस हाई का आई के साथ तो ई। तो आपका बना सी डी ई डी सी ई, स्लो का सो, इवन का हेवन, हाई का आई। तो इस तरीके से इसकी राइम स्कीम हो जाती है। क्वेश्चन घुमा फिरा किसी में से आएंगे, शब्दों के मीनिंग आपको पता चल गए, हेड का
वो ओल्ड इंग्लिश में टाइम सटल, वैसे सटल का मतलब सूक्ष्म, महीन, बारीक। यहाँ कनिंग, चतुर, चालाक, चोर के लिए हो सकता है। विंग्स का मतलब आपको पता है 23 इयर्स, हेस्टिंग, हेस्ट शब्द से बना है, जल्दबाजी में जो 23 साल गुजर गए उसकी बात हो रही है। लेट स्प्रिंग यूथ के लिए आया। और बड कली के लिए, ब्लूसम आपका फूल के लिए। सेमलेंस, रिसेम्बलेंस मतलब जो प्रतीत होते हैं वो, डिसीव का मतलब धोखा देना। मैनहुड, अराइव, क्लियर शब्द है, इनवर्ट, आंतरिक। राइपनेस, पका हुआ मतलब जो, मतलब अंदर से वो परिपक्व नहीं हुए हैं, ऐसा उनका मानना था, तभी मच लेस अपीयर किया है। टाइमली, हैप्पी स्पिरिट्स, जो दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर स्टिकेस्ट पता है आपको, हाउएवर, हालांकि। और विल ऑफ हेवन, ईश्वर की जो इच्छा की बात हो रही है। और टास्क मास्टर्स की आई मतलब ईश्वर की आंखों से। क्लियर? तो चलिए, मिल्टन ने अपने सोनेट में काफी काफी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन अलग से लेंगे। मिल्टन के बारे में जितना जान सके उतना जानने की कोशिश कीजिए। उनके जो वर्क्स हैं, अलग अलग वर्क्स हैं, काफी अच्छे लिखे, उनको जानने की कोशिश कीजिए। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस से मैं हमेशा इसका कंपेरिजन करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात तो वही कही है, वही मतलब जैसे किसी एज में हम कुछ महसूस करते हैं, मैं अगर व्यक्ति सेम हूं तो 20 साल बाद उस अनुरूप वो चीज महसूस करूंगा, तो यहाँ भी वही बात की है। एक प्रॉब्लम है और फिर ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दिया तो सॉल्यूशन अपने आप आ गया। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू।